नमस्कार, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश की सियासत में एक योजना जो सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि लाखों घरों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। नाम है लाडली बहना योजना। ग्वालियर के भीतरवार से प्रदेश की लाखों बहनों के खातों में 34वीं किस्त ट्रांसफर होने जा रही है, जिसके तहत हर महीने मिलने वाले 1500 रुपये शायद किसी के लिए छोटी रकम हो, लेकिन कई घरों में यही राशि रसोई की आग जलाती है, बच्चों की पढ़ाई का सहारा बनती है और छोटे छोटे सपनों को ताकत देती है। करीब 1.25 करोड़ महिलाओं तक पहुंची इस योजना के जरिए अब तक हजारों करोड़ों रुपए सीधे बहनों के खाते में पहुंच चुके हैं। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय बताती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट पर इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। एक तरफ लाडली बहना योजना के जरिए हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो दूसरी तरफ महिलाओं को स्व सहायता समूहों और कौशल से जोड़ने की पहल भी तेज हुई है। नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य के 55 नगरीय निकायों में 312 स्व सहायता समूहों की 1000 से अधिक महिलाएं अमृत मित्र के रूप में जल गुणवत्ता परीक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले अमृत मित्र महोत्सव में मध्य प्रदेश की करीब 300 महिलाएं भी भाग लेंगी, जहां देश भर की महिलाओं के योगदान को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलेगा। और लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने 1000 से यात्रा प्रारंभ की, फिर 1000 से 1250 से 1500 और उससे आगे बढ़कर रोजगार परक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए जहां जहां माता बहनों को मौका मिलेगा, प्रति बहन 5000 रुपया महीना इंडस्ट्री के लिए भी हमारी सरकार देने वाली है। उनके जीवन में मदद मिलने वाली है। एक तरह से ये बड़ा संकल्प हमारा है। सरकार का दावा है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक बदलाव की दिशा में एक व्यापक अभियान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं एक साथ काम कर रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से लिंगानुपात में सुधार के संकेत मिले हैं, जबकि लाडली बहना योजना के जरिए हर महीने 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं को सम्मान राशि दी जा रही है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी मजबूत की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। 1 करोड़ 30 लाख बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है और कल भी एक किस्त जारी होगी जिसमें 1500 रुपये प्रत्येक बहनों को मिलेंगी। साथ ही लखपति दीदी योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं भी सरकार द्वारा प्रदेश की बहनों के लिए चलाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए प्रदेश की माताएं बहनें हमारी प्राथमिकता पे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 1500 रुपए की राशि वास्तव में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से घरेलू खर्चों में राहत जरूर मिली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रभाव बढ़ा है और कई महिलाओं को पहली बार स्वतंत्र आय का अनुभव हुआ है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि महंगाई के दौर में ये राशि सीमित है और असली सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाओं को रोजगार, कौशल और उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। लाडली बहना वो 1500 रुपए देके या इतनी सी करना चाहता, उनकी सुरक्षा नहीं करना चाहता। अगर लाडली बहना का सही में सम्मान करना है तो बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। उनके साथ ये अन्याय मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 1 घंटे में एक बलात्कार रोज होता है। 1 घंटे में एक बहन रोज गायब होती है। 1 घंटे में एक बहन रोज गायब होती है। तो ये कैसा प्रदेश बन गया?
मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं गायब हैं, उसमें से 60,000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियां हैं और 2023 के बाद इस पोर्टल में लाडली बहन योजना पोर्टल में एक भी फॉर्म नहीं भराया गया। तो क्या 18 साल की लड़कियां होना बंद हो गया है मध्य प्रदेश में और 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को आपने पेंशन योजना में ट्रांसफर कर दिया, जबकि 60 साल की वाली उम्र में महिलाओं को ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लाडली बहना योजना का प्रभाव सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक भी रहा है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता मिलने से महिला वोट बैंक की राजनीति में भी बदलाव देखा गया है। यानी ये योजना सिर्फ एक कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति और सामाजिक संरचना दोनों को प्रभावित करने वाली पहल बन चुकी है। तो सवाल यही है कि क्या लाडली बहना योजना महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास की नई रोशनी है? क्या 1500 रुपए से बदली बहनों की जिंदगी या असली बदलाव अभी बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों आमने सामने हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो चलिए इसी को समझते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मंजरी जैन जी है, बीजेपी की प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। सिम्पी अग्रवाल जी है, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनको भी बहुत स्वागत करता हूँ। अविराज जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अविराज जी, शुरुआत मेरी आपसे ही होगी। मैं समझना चाहूँगा कि आखिर इस योजना को लेकर सियासत क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए सरकार तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए पैसा दे रही है 1500 रुपये, और ऐसे करीब 15 राज्य है जहाँ पे अलग अलग नाम से सभी जो सरकार है वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए राशि दे रही है। तो सर मध्य प्रदेश में इसको लेकर सियासत क्यों हो रहा है? भाई साहब, हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या हम लोगों में से जितने लोग हैं तो क्या उनके लिए 1500 रुपए की महीने भर की राशि घर चलाने के लिए पूरे होता है क्या? पहले तो मेरा प्रश्न ये है। अगर पूरा नहीं होता, अभी जिस क्षेत्र में मैं रीवा में रहता हूँ, रीवा के स्थानीय अखबारों में और मीडिया चैनलों में ये खबरें चल रही है कि आज सुबह जो सिलेंडर बिका है वो 2000 रुपए का ही बिका है कालाबाजारी में। अब आप समझ सकते हैं कि 1500 रुपए में भाई साहब यहाँ सिलेंडर नहीं बिक रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक भाई साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया भाई साहब, किसी ने बताया 1200 में लेके आया, किसी ने बताया 1500 में लेके आया, कि कोई बता रहा 1800 में लेके आ रहा। तो 1500 रुपए राशि देना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन हमारी बहनों को जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, 1500 को 15,000 या 1.5 लाख तक नहीं बनाया जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि वो मजबूती नहीं मिलेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि 1500 रुपए में आप ये माने कि स्थानीय क्षेत्र में अगर हम अपना खर्चा चलाना चाहे तो एक सामान्य व्यक्ति जीवन 1500 रुपए में नहीं जी सकता। और दूसरी बात, जहां ज्यादा आवश्यकता है हमारी वरिष्ठ माताओं को, 60 साल से अधिक की माताओं को, जिनको पैसे की ज्यादा आवश्यकता है, उनको आप पेंशन योजना के तहत रख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि 1500 रुपए आप सहायता राशि के रूप में दे रहे हो, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन उससे ज्यादा अधिक बेहतरी ये होगी कि हमारी बहनों को आप आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आगे की योजनाएं चलाएं और उनको स्टार्टअप योजना के तहत और कौशल व्यापार योजना के तहत उनको आगे बढ़ाएं, उनको मजबूत करें। निश्चित रूप से हमारी बहनें सशक्त और मजबूत पहले से ही। ठीक है, ठीक है। मंत्री जी, आप लोग 1500 रुपये दे रहे हैं, महिलाओं की आर्थिक स्थिति जो है सुधरे और वो आत्मनिर्भर बने, लेकिन 1500 रुपये जो है वो सही नहीं है बोल रहे कि और राशि बढ़ाना चाहिए, या तो जो महिलाओं का नाम नया नहीं जुड़ पा रहे उन पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही महिलाओं को रोजगार मिले उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, आप लोग पैसा दे रहे हैं, अच्छी बात है, महिलाओं को कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन उनके रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वो और सशक्त हो। मंजरी जी, देखिए, जैसे मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं अभिराज जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे ना आवाज रिपीट आ रही है। मैं ठीक करवाता हूँ जी, अपनी बात रखिए। तो सबसे पहले तो कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए सिर्फ लाडली बहना एक योजना नहीं है, एक श्रृंखला है पूरी योजनाओं की। लाडली लक्ष्मी से लेके और लाडली बहना तक, कन्यादान योजना और तमाम सारी उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आवास योजना, ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं। 1500 रुपए तो उनके सम्मान में कि जो बहन को अपने पति से, अपने भाई से, अपने बेटे से, अपने छोटे छोटे खर्च के लिए पैसा मांगना पड़ता था, वो उसे नहीं मांगना पड़ता, उसके सम्मान की राशि है वो।
वो कोई उनका घर चलाने की नहीं। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगी, ये 1500 रुपए मिलने के बाद मैंने बहनों की स्थिति को बदलते हुए देखा है। मैं खुद जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, बहनों से बात करती हूँ, तो किसी ने स्कूटी खरीद ली है अपनी बेटी के लिए कि वो स्कूल जाएगी, किसी ने खुद कुछ रोजगार स्थापित कर लिया है, छोटी किराने की दुकान स्थापित कर ली है, दूध की डेयरी स्टार्ट कर ली है, ऐसी कई बहनें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये कहने के लिए बोल रही हूँ, मेरे पास उदाहरण है, इसके जीवंत उदाहरण है, सामने उदाहरण है। तो मैंने उन चीजों को बदलते हुए देखा है और पूरी एक श्रृंखला है। हम देख रहे हैं कि आवास योजना के अंतर्गत बहन के नाम रजिस्ट्री हो रही है, भाई और बहन दोनों के नाम। दूसरा, यदि हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो गैस जो है, कभी सपने में जो लोग नहीं सोचते थे कि हम गैस खरीद कर और उस पर खाना बनाएंगे, महिलाएं धुएं में अपनी आधी जिंदगी निकाल देती थी, चूल्हा फूंक फूंक कर उनका दम निकल जाता था। तो उससे राहत दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए और उनके आत्मसम्मान बनने के लिए प्रतिबद्ध होकर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। ठीक है सिम्पी जी, आप लोगों को इस योजना से दिक्कत है या राशि से दिक्कत है? दिक्कत कहाँ पे है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, आदरणीय मंजरी जी ने जिस तरीके से योजनाओं की श्रृंखला का यहाँ पर महिमा मंडन किया है, निश्चित तौर पर वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वस्तु स्थिति वही है जो अभिराज जी उल्लेख कर रहे हैं कि जब आप सिलेंडर ही 1500-2000 में देते हैं और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि हम लाडली बहना के तहत 1500 रुपए दे रहे हैं, तो वो किस तरीके से कल्याण महिलाओं का कर रहा है, वो भी इतनी महंगाई के दौर में, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। अगर हम मध्य प्रदेश की श्रम भागीदारी की ही बात करें महिलाओं की, तो आज भी वो 37 से 40% है और इसमें भी जो ग्रामीण भागीदारी है वो ज्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। लेकिन अगर आप शहरी भागीदारी की बात करेंगे तो वो तो आज भी 18 से 19% है। जो 7 केंद्रीकृत प्लांट है, शिवराज जी ने, इन्हीं की सरकार ने खोले थे, आज मोहन यादव जी उन्हें बंद करने पर आ गए हैं, जिससे लगभग 3.5 लाख से 5 लाख जो महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं वो बेरोजगार हो जाएंगी। आप देखिए, आरक्षक की जो भर्तियां होती हैं, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था हम 30% आरक्षण देंगे, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है कि आज भी जो महिलाओं की भागीदारी है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में वो लगभग 10 से 11% ही होगी। आप छात्रावासों की स्थितियां देख लीजिए, जहां पर अगर कैपेसिटी 40 से 50 बालिकाओं की होती है तो वहां पर आप 70 से 80 बालिकाओं को ठूंस देते हैं और वो बिना मैनेजमेंट को बताए कलेक्ट्रेट की ओर अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। आप ये देखिए क्या बाल विवाह की स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में है। आज भी लगभग 23% बाल विवाह रिकॉर्ड होते हैं। 6 वर्षों में लगभग 3000 केसेस जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड हो चुके हैं। यानी आप धरातल पर भी योजनाएं तो गिना देते हैं कि जन्म से लेकर मरण तक हमारे यहाँ पर फलाना फलाना योजना है, लेकिन जन्म से लेकर मरण तक सुरक्षा कहाँ है, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, इस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। हायर सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट की भी बात करेंगे तो 18 से 20% होगी बालिकाओं की। तो देखिए, योजनाओं को लेकर आइए, हम उनका स्वागत करते हैं, हम किसी योजना का विरोध नहीं करते, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, जो धरातल पर नहीं दिखता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अविराज जी, क्या लगता है, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत से राज्य है जहाँ पे इस तरह से महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, क्या लगता है आपका भारत की राजनीति अब महिला डीबीटी मॉडल पर शिफ्ट हो चुकी है? पहली बात, मैं पहले से शुरुआत में मैंने ये कहा थी कि हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं निश्चित रूप से सब एक समाज के प्रबुद्ध जन है, वरिष्ठ जन है, और हम सभी लोग चाहते हैं कि जनहितैषी कार्य हो, हमारे बहनों के हित के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए कार्य होना चाहिए। जहां तक हमारी बड़ी बहन ने जिस प्रकार से योजनाएं गिनाई, योजनाएं की बात की, बहुत अच्छा है, सभी योजनाएं स्वागत योग्य है। लेकिन मैं भी वही कह रहा था, उज्ज्वला योजना की जहां बात कर रहे हैं तो भाई साहब आज 1500 रुपए 1800 रुपए में यहाँ पे स्थानीय स्तर पर लोग मुझे बता रहे हैं कि सिलेंडर मिल रहा है। उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं। दूसरी तरह जो आपने योजना की बात की पेंशन योजना के लिए, तो पेंशन योजना मैं तो वही बोल रहा हूँ कि जो पैसे की आवश्यकता है, जो असल मायने में जो जरूरत है वो हमारी वरिष्ठ माताओं को है। 60 साल से अधिक की जो हमारी माताएं हैं उनको पैसे की आवश्यकता है, अब उनको पेंशन योजना के तहत दे रहे हैं। भाई साहब, उन पे भी ख्याल रखने चाहिए। और मेरी ऐसी बात है कि आप बहनों को सशक्त करें। स्व सहायता समूह की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्व सहायता समूह के रूप में आप बहनों को आगे लाए, उनकी आय बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। क्या वाकई में स्व सहायता समूह से हमारी बहनों की आय बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस आंकड़ों को साफ करना चाहिए। जी, ठीक है। मंजरी जी,
कैसे करेंगे, क्योंकि सिलेंडर का जो है वो रेट बढ़ गया है। आप तमाम योजनाओं की बात करें, कांग्रेस कह रहे हैं कि वो योजनाओं में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस को तो प्रश्न पूछने का भी अधिकार इसलिए नहीं है कि उन्होंने उनके शासन काल में बहनों के लिए कभी कोई ऐसी सशक्तिकरण वाली योजना लेकर नहीं आए। सिंपी जी ने जो कहा, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि उनके शासनकाल में, जब कांग्रेस का शासनकाल सबसे अधिक रहा मध्य प्रदेश में और देश के अंदर, एक भी ऐसी कोई योजना हो जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए इन्होंने चलाई हो, तो इनको प्रश्न करने का अधिकार है। मैं तो ये कहूंगी कि एक सबसे छोटी इकाई जिसकी महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ी हुई थी, शौचालय जैसी, वो कांग्रेस 60 साल में अपने शासनकाल में महिलाओं को उपलब्ध नहीं करा पाई। तो इनको तो मैं इसलिए बोलती हूँ, इनको कुछ प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करते हैं, सूरत बदलने की उनको आदत नहीं है। ये सिर्फ महिलाओं को आज तक वोट बैंक की राजनीति के तहत ही देखते रहे। आज महिलाओं 44% स्टार्टअप जो है वो महिलाओं के नाम से महिलाएं काम कर रही हैं। ड्रोन दीदी, आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने महिलाओं को हर तरीके से सशक्त करने का काम किया है। मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 5 लाख महिलाएं स्वसहायता समूह के साथ जुड़कर अपने आर्थिक रूप से जो है सबल बन रही हैं। तो हर तरीके से अगर हम देखें, न सिर्फ महिलाओं को, हर वर्ग को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लघु उद्योगों से जोड़ने के लिए जोड़कर, और जो एमएसएमई के माध्यम से जो माइक्रो इंडस्ट्री है उनसे जोड़कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम लगातार चल रहा है। जब मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो न सिर्फ हम सशक्त हो रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, हर तरीके से सशक्त हो रहे हैं। मंत्री जी ठीक है, मतलब महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में निश्चित तौर पे बेहतर काम कर रही है सरकार, लेकिन कांग्रेस सवाल यही उठा रही है कि महिला सुरक्षा पे क्या होगा। उस पर तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है काम। वहाँ पे बच्चियां मध्य प्रदेश से गायब हो रही है, दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वो कब क्या है, आंकड़े बनाए जाते हैं। और जैसे सिलेंडर की महंगी होने की या भीड़ लगने की अभी बात हो रही थी, तो वही मैं आपको बता रही थी कि कांग्रेस का काम है सिर्फ भ्रम फैलाओ, राजनीति करो। ठीक है, क्योंकि इनका ये भ्रम फैलाने के कारण आज जो है लोगों में असुरक्षा, भय का माहौल हुआ है कि गैस नहीं मिलेगा। जबकि आज जिस तरह से पूरी दुनिया जो है वो युद्ध, जो खाड़ी युद्ध चल रहा है, उससे भयभीत है। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति है, जो हमारी कूटनीति है, जो हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और उनकी जो कूटनीति है उसके तहत जो काम हो रहा है, हमारे यहाँ कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से सारी चीजों के बीच में भ्रम फैलाना है, क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया नहीं, इनके पास कुछ काम बताने के लिए है नहीं, तो इनका काम है कि हंगामा खड़ा करो, हल्ला मचाओ, झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। चलिए सिंपी जी से ले लेते हैं जवाब। ठीक है सिंपी जी, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं आप लोग। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। 92-93 में जब योजना बता दें की सरकार थी, तो हाँ नहीं, हम मंजरी जी हम एक योजना नहीं, हम लंबी फहरिस्त आपको गिना देंगे। जब 92-93 में पीवी नरसिम्हा राव साहब देश के प्रधानमंत्री थे, उसी समय 33% आरक्षण पंचायतों में और नगर परिषदों में लागू करने का काम कांग्रेस ने किया था। हाँ, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर हो रहा है। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो फिर सरकारी योजनाओं, सरकारी कार्यालयों में 30% आरक्षण देने का जो रास्ता है वो दिग्विजय सिंह जी ने खोला था। जो आंगनवाड़ी और पोषण व्यवस्था है वो कांग्रेस लेके आई, स्व सहायता समूह कांग्रेस लेकर आई, आशा कार्यकर्ता योजना कांग्रेस लेकर आई, शिक्षा का अधिकार कांग्रेस लेकर आई, बालिका शिक्षा योजना कांग्रेस लेकर आई, महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिनियम कांग्रेस लेकर आई, कार्यस्थल पर सुरक्षा का कार्य कांग्रेस ने किया। तो बहुत लंबी फहरिस्त है जो हमने महिलाओं के लिए किया है। जबकि 2023 में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करती है लोकसभा और राज्यसभा में, उसको आज तक धरातल पर ये लोग लागू नहीं कर पाए हैं। तो ये न कहें कि कांग्रेस ने कुछ भी करने का काम नहीं किया मध्य प्रदेश में। हाँ, जो हमने किया आपने उसको आगे बढ़ाने का कार्य जरूर किया होगा, जिसका हम स्वागत करते हैं। खाड़ी देशों के युद्ध की ये बात कर रही है, तो पहली बार नहीं है जब हम इसका दंश झेल रहे हैं, है ना। हमने जो खाड़ी युद्ध है 90 का वो भी झेला, 2003 का हमने इराक युद्ध भी झेला, 2011 का हमने अरब स्प्रिंग्स भी झेला। लेकिन तब में और आज में एक स्पष्ट अंतर है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो भारत के लिए कभी बंद नहीं हुआ। ये इनकी कूटनीति और विदेश नीति है कि पहली बार ये भारत के लिए औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। चलिए ठीक है
मंजरी जी से पूछ लेते हैं। मंजरी जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिंपी जी ने तो लंबी गिना दी कि हमने क्या क्या किया है। सिंपी जी ने, वो है तो कांग्रेस पार्टी की, तो झूठ तो उनको भी बोलना पड़ेगा, प्रवक्ता के रूप में बैठी है तो। अच्छा। आप बता दीजिए, आपने भी कांग्रेस का शासनकाल देखा है, कौन सी सुरक्षा थी महिलाओं की? महिलाओं की इवन किसी थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। यदि किसी महिला के साथ किसी तरीके का दुष्कर्म हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए, तो मैं उसकी गवाह हूँ, क्योंकि मैं 25 सालों से महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। वहाँ रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। जब से वन स्टॉप सेंटर की स्थापना हुई है हर थाने के अंदर, तब से महिलाओं को वहाँ रहने के लिए, अगर किसी महिला के साथ किसी तरीके का घटना घटित हो जाती है तो 8 दिन वो वहाँ रह सकती है और उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। और इन्होंने जो बात कही थी कि 30% महिला आरक्षण जो है पुलिस विभाग में दिया जाएगा, तो मैं बताती हूँ कि उस समय हमें इतनी दिक्कत होती थी कि एक भी महिला जो है वो थाने में नहीं होती थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, हर थाने के अंदर आपको 2-4 महिला अधिकारी मिल ही जाएंगी और वो वन स्टॉप सेंटर को अच्छे तरीके से चला रही है, महिलाओं की बातें सुनती। तो मैं वही कह रही हूँ, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ की कोई सीमा नहीं है। बेरोजगारी के बढ़ते कदम, भ्रष्टाचार का दंश, इसको और वो लाल फीता शाही, ये इस पर तो निबंध लिख कर हमने 12th पास कर ली थी। ये तो कांग्रेस का आलम था। तो पोषण के ऊपर कभी कुछ काम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश जो है वो गरीबी बीमारू राज्य कहलाता था जी। कर्मचारियों को बांटने के लिए, तनख्वाह के लिए पैसे नहीं होते थे। चलिए ठीक है मंजरी जी, मैं छोटा सा सवाल अविराज जी से ले लेता हूँ, फिर सिंपी जी आपके पास लौटूंगा। ठीक है मंजरी जी। जी अविराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी रखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें स्थानीय स्तर पर भी कुछ करना चाहिए, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। हम पार्टी लाइन से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम जिस क्षेत्र में रहते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी पड़ती है। अगर हम क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्थानीय स्तर पर कुछ करें। हम आने वाले समय पे रीवा में जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, आने वाले समय पे हम यहाँ पे महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण सिलाई सेंटर की योजना चालू करने वाले हैं। हम आने वाले समय पे कई विभिन्न क्षेत्रों में, कई विभिन्न सब्जेक्ट्स में यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग सेंटर चालू करने वाले। मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, हम किस पार्टी लाइन से जुड़े हुए हैं, हमारा क्या दायित्व है, वो बात एक अलग होती है, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है समाज के लिए, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, उस पर भी हमें काम करना चाहिए ना। वो भी तो आना चाहिए कि आने वाले समय पे हमें लोग याद रखें, व्यक्तिगत रूप से भी तो हमें लोग याद रखें जी। ठीक है सिंपी जी, अपनी बात पूरी करिएगा जल्दी। वही मैं बता रही थी आपको कि मैं उस क्षेत्र में काम कर रही, तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि कहाँ कठिनाइयाँ आती थी और आज कहाँ सहूलियत और कहाँ सुविधा हो गई। चलिए अब सिंपी जी को सुन लेते हैं मंजरी जी, फिर आपके पास लौटूंगा मैं बता पाती हूँ। ठीक है सिंपी जी, अपनी बात रखिएगा। जी, हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंजरी जी जैसी जिम्मेदार प्रवक्ता ऑन कैमरा उन योजनाओं को खारिज कर रही है जो कि बिल्कुल संवैधानिक रूप से धरातल के ऊपर लागू हैं, और ये कह रही है कि अगर हम कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते झूठ फैला रहे हैं तो दुर्भाग्यवश हम कहेंगे कि मंजरी जी आप भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते इतना गंभीर झूठ फैला रही है। और आपको एक बात बता दूं, जो ये वन स्टॉप सेंटर्स की बात कर रही है, मध्य प्रदेश में लगभग 38 बंदी हैं जो फांसी की सजा या जो फांसी की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन 97 के बाद मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति को फांसी नहीं हुई है। और फिर ये कहते हैं कि हमने पॉक्सो एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में देखिए कितने तरीके से अपराधों को सजा दी है। तो आप बता दीजिए कि कितने पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर अपराधियों को आपने फांसी की सजा देने का काम किया है। आप जो बीमारू राज्य की बात कर रही है, तो जो इंदौर के भागलपुरा में हुआ, जो छिंदवाड़ा का कांड हुआ, जो इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में चूहों ने बच्चों को कुतर दिया, तो बीमारू राज्य तो मध्य प्रदेश आज है। और हमारे सामने इतने 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे मैडम आपके टाइम, आज 55 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है और 34 आज रनिंग में है। 34 मेडिकल कॉलेज रनिंग में है। जी आप तो डॉक्टर हैं। पहले 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, जिसको भारतीय जनता आवाज नहीं आ रही में चली जाती है। तो हम तो कहेंगे कि कब तक आप कांग्रेस के शासन का सहारा लेंगे। हुजूर थोड़े तो जिम्मेदार बनिए और नैतिकता के आधार पर महिला सशक्तिकरण के लिए सिर्फ योजनाएं और बयानबाजी मत करिए, बल्कि धरातल पर उनको इम्प्लीमेंट। चलिए ठीक है सिंपी जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। अब तीनों मेहमान जुड़े हमारे साथ, अब तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत जो है मोहन सरकार जो है महिलाओं को सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूत प्रदान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर कई सवाल कर रही है। ठीक है पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।